ऐसी ही बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए केपी नॉवल चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आने वाली कहानियों के बारे में जानने के लिए हमारे टेलीग्राम से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। केओस डिवाओरर सिस्टम, अध्याय 371, होरोरा को भगाना दो। होरोरा के शरीर से निकलने वाला दबाव आकाशगंगा रैंक चरण से नीचे के किसी भी व्यक्ति को घुटनों पर ला सकता था, लेकिन एथरस्टन शांत हो गया और बिल्कुल भी घबराया नहीं। ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानता था कि यह सिर्फ होरोरा का शरीर था। इसके भीतर कोई आत्मा मौजूद नहीं थी। इससे पहले के जीवों जैसे रैंक के साधक आसानी से अपनी आत्माओं को अपने शरीर से अलग कर सकते थे, जिन्हें आसानी से हेरफेर किया जा सकता था। इसलिए एक अथाह बिल्ली के विशाल शरीर के साथ दुनिया भर में घूमने के बजाय होरोरा ने इसके बजाय अपनी आत्मा के रूप में घूमना चुना। ऐसी स्थिति में, हालांकि अपने असली शरीर से कमजोर, वह इसे किसी भी प्राणी में बदलने के लिए हेरफेर कर सकता है जिसे वह रूपांतरित करना चाहता है। होरोरा की आत्मा के लिए वे वर्तमान में दो स्थानों पर थे। एक हर शून्य अंतरिक्ष परिवार की रक्त रेखा में था। यह उनकी रक्त रेखा में सील कर दिया गया था, चारों ओर फैलने के लिए और एक ही स्थान पर ध्यान केंद्रित करने में सक्षम नहीं होने के कारण अंततः उसकी जागृति हो सकती थी। जहां तक उसकी आत्मा के अन्य अंशों की बात है, एथरस्टन के शरीर से तुरंत ही चांदी जैसी रोशनी निकली जैसे ही वह धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठा और होरोरा की ऊंचाई तक पहुंचा। उसके चारों ओर उड़ते हुए उसकी भौहें सिकुड़ गईं क्योंकि वह कुछ खोजने की कोशिश कर रहा था और जल्द ही उसे वह मिल गया। होरोरा की नाक के ठीक सामने एक छोटा सा पत्थर का स्मारक। मुझे उस बिजली की नाक के पास जाने की जरूरत नहीं है, एथरस्टन ने अपने आप में सोचा जब उसने एथरस्टन की नाक से निकलने वाली लाल बिजली की लहर को देखा। लेकिन उसने तुरंत अपने दिमाग को मजबूत किया क्योंकि उसका पूरा शरीर चांदी जैसी रोशनी में लिपटा हुआ था। हवा में सीधे खड़े होकर उसने धीरे धीरे अपनी जेबों से दोनों हाथ निकाले और उसने अचानक उन्हें एक साथ पकड़ लिया। शून्य स्थान कला, चौथा रूप, अंतरिक्ष प्रवाह, एथरस्टन ने बड़बड़ाया और तुरंत वह जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया, तुरंत पत्थर के स्मारक के सामने प्रकट हुआ। तुरंत उसके हाथ बाहर निकले और उसने वस्तु को पकड़ लिया। धमाका! तुरंत पत्थर के स्मारक के सामने का पूरा इलाका हिल गया क्योंकि होरोरा के शरीर से बिजली की एक शक्तिशाली लहर निकली। जब एथरस्टन के हाथ छोटे पत्थर के स्मारक को छूते ही एथरस्टन तुरंत बिजली से ढक गया। पूरी जगह फिर से गंभीर सन्नाटे में सिमट गई, इससे पहले कि अचानक खांसी की आवाज सुनाई दे। खांसी, खांसी! जगह के एक कोने के नष्ट हो चुके मलबे में से एक झुलसा हुआ युवक चारों पैरों पर खांसता हुआ दिखाई दे रहा था। उसके दांतों से खून की बूंदें बरस रही थीं। मैं तो बस इसकी सांस लेने से ही मर गया था, एथरस्टन ने खुद से मजाक में कहा, लेकिन जब उसने पत्थर के स्मारक को देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं और यह बात तुरंत दूर हो गई। होरोरा का दूसरा आत्मा स्मारक, उसने कहा। उसके हाथ अविश्वास से कांप रहे थे लेकिन जल्दी ही वह अपने आप पर काबू पा लिया। अनंत मोहर की खोई हुई कला, जीवन अनलॉक, एथरस्टन ने अपने माथे पर हाथ रखकर स्वाइप करते हुए खुद से कहा। तुरंत उसके माथे से खून की दो बूंदें बह निकली और एथरस्टन ने उनमें से एक को ले लिया, जबकि दूसरी तुरंत उसके माथे पर बने छेद में वापस चली गई। खून की बची हुई बूंद को स्मारक पर रखा गया और तुरंत ही इसकी सतह पर दरारें फैल गईं। शटर! पत्थर का स्मारक टुकड़ों में बिखर गया और अंदर से कुछ वस्तुएं गिर गईं। फटे हुए कवर वाली दो प्राचीन पुस्तकें और एक गंदे कपड़े पर रखी गई एक सील की छवि। पुस्तकों पर हाथ फेरते हुए वह उनका नाम देख पाया। पहली पुस्तक का शीर्षक था अनंत अंतरिक्ष भक्षण मैनुअल, मन साधना तकनीक। एथरस्टन ने खुद से सोचा। उसकी आंखें रोशनी से चमक रही थीं। लेकिन उसने किताब नीचे रख दी और दूसरी किताब की ओर देखने लगा। अनंत बिंदु तकनीकें। तकनीक के नाम से वह बहुत कुछ नहीं समझ पाया, लेकिन पन्ने खोलते ही उसकी आंखें खाली जगह पर मूक भाव से घूरने लगीं और तुरंत ही दोनों किताबें उसके हाथों से गायब हो गईं और उसके भंडारण स्थान में संग्रहित हो गईं। अंत में छोटा कपड़ा था और एथरस्टन की आंखें कपड़े के टुकड़े को देखने के लिए खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं और अधिक विशिष्ट रूप से उस पर अंकित रून को देखने के लिए। यह एक आत्मा भंडारण स्थान है, एथरस्टन ने खुद से सोचा और तुरंत उसने अपने माथे पर जगह पर एक वार किया और खून की दो बूंदें बह निकलीं। इसमें से एथरस्टन ने दो बूंदें लीं और शेष एक वापस उड़ गई। अपनी उंगली पर दोनों बूंदों के साथ उसने कपड़े के टुकड़े पर मौजूद रूनिक रेखाओं में रूनों का एक और सेट बनाना शुरू कर दिया। अनंत मोहर की खोई हुई कला, जीवन नष्ट हो जाता है, उसने सोचा और तुरंत लाल रूनिक रेखा जो उसने अपने खून का उपयोग करके खींची थी तुरंत चमक उठी और फिर मंद हो गई। और जब ये पूरी तरह से मंद हो गई तो कपड़े पर रून धीरे धीरे फीका पड़ गया और कपड़ा भी फीका पड़ गया। 1 मिनट से भी कम समय में कपड़े का टुकड़ा पूरी तरह से नष्ट हो गया। भले ही मैं साधना के 2 चरणों से गिर गया हूं और अपने शेष जीवन काल के 70 वर्ष खो चुका हूं। होरोरा की दूसरी आत्मा भी नष्ट हो गई है। यह एक समान विनिमय है, एथरस्टन ने जोर से कहा और इसके साथ ही उसने विशालकाय जानवर जैसे प्राणी पर एक आखिरी नजर डाली।
उसने विशालकाय जानवर जैसे प्राणी पर एक आखिरी नज़र डाली और फिर तुरंत गुफा से बाहर निकल गया और पूरी तरह से खामोशी में वहां से चला गया। छी, तुम कमीने! होरोरा ने गुस्से में दहाड़ते हुए लोहे के गेट पर अपने अथाह दोषों को पटक दिया। उसका पूरा शरीर लाल रंग से चमक उठा, क्योंकि उसके विशालकाय नुकीले दांत एथरिस्टन के ठीक सामने खुले थे, लेकिन उन दोनों के चारों ओर जंजीरों से अवरुद्ध थे। हा, एथरिस्टन ने अपने सामने होरोरा के गुस्से भरे भाव को देखकर दुष्टता से मुस्कुराया। छी, तुम ऐसा लग रहे हो जैसे मैं ही अकेला पीड़ित था। तुम भी अपनी मर्दानगी से वंचित हो गए। जब तक तुम मर नहीं जाते, तुम फिर कभी जन्म नहीं दे पाओगे। होरोरा ने एथरस्टोन को देखते हुए मजाक में दहाड़ लगाए, लेकिन जिस निराश भाव का वह इंतजार कर रहा था, वह कभी नहीं हुआ। मैं आपके टोटेम में मौजूद वस्तु का उपयोग करके सभी प्रतिबंधों को पार करने में सक्षम था। मैंने अपनी साधना वापस पा ली और यहाँ तक कि आपके अनंत अंतरिक्ष भक्षण मैनुअल की बदौलत आकाशगंगा रैंक चरण तक पहुँच गया और यहाँ तक कि अनंत अंतरिक्ष प्रवाह तकनीक के साथ शक्तिशाली तकनीकों का भी मालिक हूँ। जहाँ तक मेरी मर्दानगी की बात है, मैं आपके स्टोरेज टोटेम में देखी गई शीशी का उपयोग करके इसे पुनः प्राप्त करने में सक्षम था। एथरस्टोन ने एक उदासीन भाव के साथ कहा। यह मेरे लिए एक और मैं को जन्म देने के लिए था, ताकि मैं उसके शरीर को बदल सकूं और जब मैं अपने चरम पर पहुंचूं तो अपनी साधना को नए सिरे से शुरू कर सकूं। कौन अनुमान लगा सकता था कि आपका कमीना स्व इसका उपयोग करेगा? लेकिन शीशी आपको दूसरे जीवन को बढ़ाने का केवल एक ही मौका देती है। आप केवल एक बार जन्म दे पाएंगे और फिर आप कभी नहीं दे पाएंगे। होरोरा ने निर्दयता से मजाक किया। बेशक, मुझे ये पता था, और मैंने उसे जन्म दिया है, एकमात्र ऐसा जो मेरे वंश के शेष भाग को ले जाएगा और मेरे शिखर से आगे बढ़ेगा। तुम्हारे विपरीत जो अंततः मर जाएगा, एथरस्टन ने कहा और धीरे धीरे वह पीछे की ओर बढ़ने लगा क्योंकि उसके हाथों में एक प्राचीन पुस्तक दिखाई दी। अध्याय 372, होरोरा को भगाना 3, अनंत सीलर की खोई हुई कला। इस पुस्तक को पाने के लिए मैं 1% जीवित रहने की संभावना वाली खेती की जमीन से गुजरा। एक सील करने वाली और सील खोलने वाली पुस्तक जो अस्तित्व को सील कर सकती है। लेकिन ये बहुत ही संपूर्ण है और यह केवल मूल है। भले ही मैंने 1 सदी तक इसका ठीक से अध्ययन किया हो और इसे अपने हिसाब से संशोधित किया हो, और मैंने ये तकनीक बनाई है जिसका मैंने पहले कभी इस्तेमाल नहीं किया। आप उस तकनीक के पहले परीक्षक होंगे, एथरस्टन ने कहा, क्योंकि वह घातक गंभीरता को पुनः प्राप्त कर रहा था। उसके होंठों से एक गहरी सांस निकली और एथरस्टन की छाती उसके भीतर तेजी से धड़कने लगी। उसके दिल में उदासी की भावना उमड़ रही थी, लेकिन उसने इसे दबाते हुए अपने हाथों को बंद कर लिया और अपने हाथों को आपस में जोड़ लिया। पागल की खोई हुई कला, पागल प्राचीनों की विनती, उसने धीरे से शून्य में फुसफुसाया और तुरंत पूरी दुनिया पूरी तरह से रुक गई। यहाँ तक कि होरोरा खुद भी बस वहीं खड़ा रहा जहाँ वह एक अचंभे में था। पूरी तरह से शांत समय से प्रकाश की एक किरण पूरी शांति को चीरती हुई आई, क्योंकि शून्य स्वयं प्रकाश किरण से टुकड़े टुकड़े हो गया। एथरस्टन की आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि उसकी आंखों में हजारों हजार रूनिक रेखाएं तेजी से घिए के टुकड़े की तरह घूम रही थीं। मुझे प्राचीन मूल की प्राचीन शक्ति पर वापस लौटना चाहिए। मुझे अनगिनत युगों से गैलेक्सी रैंक स्टेज की सच्ची शक्ति को महसूस करने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहिए। मुझे एक सच्चा गैलेक्सी रैंक बनने वाला पहला व्यक्ति बनना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। एथरस्टन फुसफुसाया और तुरंत उसके शरीर के अंदर और बाहर की पूरी रूनिक रेखाएं इतनी चमक के साथ चमक उठी कि अनंत आकाशगंगा में अचानक एक दूसरा सूर्य पैदा हो गया जिसे आकाशगंगा के विभिन्न हिस्सों में हर कोई देख सकता था। चांदी के बाल समय की एक अंतहीन नदी की तरह दूर तक फैले हुए हैं। एक शरीर जो 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंचता है और चांदी के रूनों से कसकर लिपटा हुआ है, जो सभी आभाओं में सबसे प्राचीन है। एथरस्टन अंतरिक्ष के शून्य में खड़ा था क्योंकि उसने दोनों हाथों को फैलाया और शक्ति की भावना में आनंदित हुआ। पूर्ण शक्ति की भावना जो अतीत में हुए उस पागल युद्ध द्वारा अस्तित्व के निचले तल में उन लोगों से पूरी तरह से कट गई है। और धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली और होरोरा को देखा, और होरोरा चुप हो गया क्योंकि वह अपने सामने बच्चे को पूरी तरह से और पूरी तरह से खालीपन से देख रहा था। तुम उन पागल लोगों से जुड़ने में सक्षम थे? उसने अपनी आवाज को स्पष्ट रूप से शुद्ध अविश्वास से कांपते हुए पूछा। अपनी आत्मा को अलग होने दो, एथरस्टन ने कहा, और तुरंत होरोरा का चेहरा बदल गया क्योंकि उसने महसूस किया कि एक शक्ति ने उसके अस्तित्व को क्विन के शरीर से बाहर खींच लिया और धीरे धीरे उसकी आत्मा लाल ऊर्जा से बनी हुई क्विन के शरीर से बाहर निकल गई और वह एथरस्टन की ओर तैर गया। क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? शेष सभी अस्तित्व तक तुम हमेशा के लिए हमारे वंश से समाप्त हो जाओगे। तुम वास्तव में पुनर्जन्म की किसी भी उम्मीद के बिना मर जाओगे, एथरस्टन ने उससे कहा, और होरोरा का चेहरा अविश्वास में चौड़ा हो गया। ये सब एक चाल थी होरोरा, मेरे इकलौते बेटे के शरीर में तुम्हारा पुनर्जन्म। ये सब तुम्हें अस्तित्व से पूरी तरह से मिटाने की एक चाल थी, और तुम इसके झांसे में आ गए, एथरस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि होरोरा का चेहरा सदमे में चौड़ा हो गया और उसका दिमाग पूरी गति से काम करने लगा। और तभी उसके दिमाग में यह बात कौन थी?
वह कैसे जाग पाया और संयोग से वह वॉर्ड स्पेस परिवार के अब तक के सबसे मजबूत सदस्य के सामने प्रकट हुआ। उसने किसका शरीर अपने कब्जे में लिया और उसे क्यों जीवित रहने दिया गया, जबकि वॉर्ड स्पेस परिवार आमतौर पर उन लोगों को तुरंत मार देता था जो उसके वंश के मूल वंश से पीछे हटने के संकेत देते थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात, उसके पहले वाला बच्चा आखिरकार पागल देवताओं की प्राचीन शक्ति से कैसे जुड़ गया। और धीरे धीरे उसे एहसास हुआ, ये वास्तव में एक सुनियोजित चाल है, और वह वास्तव में इसके झांसे में आ गया। खुश हो होरोरा, उस विनाशकारी युद्ध के बाद से तुम सच में मरने वाली पहली जीवित बची हो, और उससे भी कमतर किसी के हाथों में, एथरिस्टन ने मुस्कुराते हुए कहा, जबकि होरोरा की आंखों में नसें उभर आईं और फिर अचानक गायब हो गईं, इससे पहले कि वह जोर से हंसने लगे। तुमने मुझे सच में चौंका दिया एथरिस्टन। तुम्हारे पागलपन की तुलना तुम्हारे पिता से की जा सकती है। क्या वह तुम्हारा बेटा है? होरोरा ने अचानक पूछा, जब उसने अपने पीछे देखा जहां क्विन का शरीर हवा में तैरता हुआ दिखाई दे रहा था। ये देखते हुए कि केवल वे लोग जो वॉर्ड स्पेस रक्तरेखा से बहुत नफरत करते हैं, वे ही अपने रक्तरेखा को स्पेस डायमंड रक्तरेखा में वापस ला पाएंगे। आपने उसे नरक से गुजरना होगा और वापस लाना होगा ताकि वह आपसे इतनी नफरत कर सके और आखिरकार मुझे जगा सके। आप वाकई मुझे खत्म करने के लिए इतनी दूर जाने को तैयार हैं। मैं सम्मानित महसूस कर रहा हूं। होरोरा ने अपने चेहरे पर एक गंभीर भाव के साथ एथरिस्टन को देखने से पहले खुद से हंसते हुए कहा। एथरिस्टन, उसने पुकारा, क्या आपका बेटा? मुझे बताओ, क्या उसमें भी वही पागलपन है जो तुम्हारे अंदर है? उसने एथरिस्टन को देखते हुए कहा, जो क्विन को देखने के लिए उसके पीछे मुड़ा, और फिर उसके चेहरे पर एक असहाय मुस्कान आ गई। हा, यह आपकी सभी रक्तरेखाओं में बह रहा होगा, होरोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और अचानक उसने अपने पंजे फैलाए और हवा में एक रूनिक रेखा खींचना शुरू किया और तुरंत ये जम गई। एक रूनिक कार्ड बन गया जो एथरिस्टन की मुट्ठी में तैर गया। मुझे यकीन है कि तुमने मेरे असली शरीर को नष्ट नहीं किया है। उसका खून मेरी रक्त रेखा से बहुत दूषित हो गया था। तुम्हारे हाथ में उस रून के साथ वह मेरे असली शरीर के साथ विलय करने में सक्षम होगा, होरोरा ने कहा, जबकि एथरिस्टन की आंखें सदमे में चौड़ी हो गईं। मैं, पिछले युद्ध का एक प्राचीन अस्तित्व, वास्तव में मर गया, और निचले ब्रह्मांड से एक प्राचीन अतीत की आकाशगंगा रैंक की वास्तविक क्षमता प्राप्त करने में सक्षम था। यह एक और युद्ध का संकेत है एथरिस्टन। उम्मीद है कि जब वह युद्ध आएगा, अंतरिक्ष दानव रक्त रेखा एक बार फिर पूरे ताकामहाग्रा में चमकेगी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। और धीरे धीरे एथरिस्टन ने अपने हाथ आगे बढ़ाए और उसने होरारा की ओर इशारा किया। आत्मा का फैलाव, उसने कहा, और तुरंत होरारा अंतरिक्ष के शून्य में फैल गया और हमेशा के लिए समय में खो गया। अध्याय 373, एथरिस्टन, एक बुरा पिता। पूरा शून्य बिल्कुल शांत था और उस पर कोई और नहीं बल्कि एथरिस्टन खड़ा था, जो अभी भी एक तारे की तरह चमक रहा था, और क्विन जो अभी भी पिंजरे में तैर रहा था। एथरिस्टन के होठों से राहत की सांस निकली और तुरंत वह आगे बढ़ा। उसका हाथ पिंजरे पर पड़ा जहां क्विन था, जिससे वह तुरंत तितर-बितर हो गया। और तुरंत उसने बेहोश शरीर को अपने कंधे पर फेंक दिया और फिर वह तुरंत एक विशेष दिशा में अंतरिक्ष के शून्य में चला गया। उसकी आंखें चांद की शक्ति से भरी हुई थीं और उनमें सैकड़ों चमकें चमक रही थीं, लेकिन वह तेजी से आगे बढ़ता रहा। उसके शरीर का आकार कम होता गया क्योंकि उसके शरीर पर चांदी के रंग के निशान धीरे धीरे तितर-बितर हो रहे थे। वह अच्छी तरह से जानता था कि वह साधना के एक बिल्कुल नए स्तर पर पहुंच गया है, और यहाँ तक कि आखिरकार वह एक काम करने में कामयाब हो गया जो वह अपने पूरे जीवन में करना चाहता था, होरोरा को भगाना। लेकिन अजीब तरह से इससे उसे मन का बहुत आत्मविश्वास नहीं मिला। अगर यह संभव था तो बिल्कुल विपरीत। एथरिस्टन शहर। पूरा होनोरा एथरिस्टन परिवार एक अविश्वसनीय रूप से बड़ी आबादी वाला शहर था, जो सिर्फ आबादी के कारण पूरे पृथ्वी शहर से प्रतिस्पर्धा कर सकता था, और ऐसा उन लोगों की वजह से था जो इसे रहने के लिए एक सुरक्षित जगह मानते थे। एक ऐसी दुनिया में जहां दो आनुवंशिक साधकों की लड़ाई पूरे शहर के कुल विनाश की ओर ले जा सकती थी। आम इंसानों को रहने के लिए एक सुरक्षित जगह की जरूरत थी, एक ऐसी जगह जहां उन्हें अचानक विनाश का डर न हो। इसलिए उन्होंने एक बेहद शक्तिशाली आनुवंशिक साधक के इलाके में रहना चुना, जिसके संरक्षण में सभी बचे हुए आनुवंशिक साधक भी अपने अचानक विनाश के बारे में बहुत सावधान हो जाएंगे, और इसलिए वे लोगों की सुरक्षा पर विचार करेंगे। एथरिस्टन शहर उन जगहों में से एक था जिसे कई नश्वर लोगों द्वारा एक आश्रय के रूप में माना जाता था, और ऐसा किसी और के बजाय वहां रहने वाले वॉर्ड स्पेस परिवार के कारण था, विशेष रूप से उनके कुलपति एथरिस्टन वॉर्ड स्पेस, एक गैलेक्सी रैंक साधक। इसे 3 खंडों में विभाजित किया गया था। निचला खंड, यह उस समूह के लिए है जिसमें वॉर्ड स्पेस वंश की उपस्थिति नहीं है। इसमें साधक और साधारण मनुष्य दोनों शामिल हैं, और नियम ये थे कि आनुवंशिक क्षमताओं का बिल्कुल भी उपयोग नहीं किया जाएगा। इससे दोनों समूह एक साथ शांति से रह पाए हैं। दूसरे खंड को मूल खंड कहा जाता था, और यह उन लोगों से संबंधित है जिनके पास शून्य स्थान परिवार की रक्तरेखा है, लेकिन बहुसंख्यक साधक हैं जिनकी रक्तरेखा की कम सांद्रता के कारण बहुत कमजोर ताकत है।
तीसरा और अंतिम स्थान रॉयल्स क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। ये शून्य स्थान परिवार के सच्चे मजबूत लोगों के लिए है और इसमें रक्तरेखा की सबसे शुद्ध सांद्रता है। उन्हें आमतौर पर शुद्ध रक्त के रूप में संदर्भित किया जाता था और यह शून्य स्थान महल का घर था जहां शून्य स्थान के कुलपति स्वयं अपनी रानी के साथ रहते थे। एक विशाल चांदी की इमारत जो बादलों को भेदना चाहती थी और पूरे क्षेत्र में बची हुई बाकी संरचनाओं को पूरी तरह से बौना बना देती थी। और इस विशाल महल के निचले कमरों में से एक में एक विशाल आलीशान कमरा था। नीले रंग के क्रिस्टल से भरी सफ़ेद छतें पहली चीज थी जिसे क्विन ने देखा जब उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी आखिरी यादों की घटनाएं धीरे धीरे उसके दिमाग में आने लगीं। और तुरंत वह उछलते हुए बिस्तर पर अपनी बैठने की स्थिति से आगे बढ़ा और चौंककर बेडरूम के चारों ओर देखने लगा। दस्तक दस्तक, खनक खनक। कमरे के धीरे धीरे खुलने पर दरवाजे की घुंडी घुमाए जाने की आवाज़ पूरे कमरे में गूंज उठी। उसके बाद धमाका, एक शक्तिशाली शॉकवेव भयावह गति से आगे बढ़ी और कमरे के सामने वाले पूरे कमरे को उड़ा दिया। जब क्विन धीरे धीरे अपनी स्थिति से उठा और अपने पीछे मुड़ा जहां वही घृणित आदमी था। तुम बेवकूफ़ हो, तुमने कॉफ़ी को लगभग उड़ा ही दिया, एथरिस्टन गुस्से में चिल्लाया और अपनी जीभ चिटकाई और ट्रे को अपने हाथों में लेकर अपने रास्ते पर आगे बढ़ गया। वह पहले से ज्यादा तेज है, क्विन ने चौंक कर सोचा जब उसने एथरिस्टन को धीरे धीरे बिस्तर पर बैठते और कॉफ़ी के मग को 2 गिलास कपों में डालते हुए देखा और फिर दोनों को पकड़कर एक को क्विन की ओर इशारा किया। कॉफ़ी, शैटर। तुरंत कॉफ़ी का प्याला जोर से फट गया और सारा सामान एथरिस्टन के चेहरे पर गिर गया। मैं इसे नाक के रूप में लूंगा, एथरिस्टन ने जवाब दिया क्योंकि उसके शरीर पर डाला गया सामान धीरे धीरे छंट गया और एथरिस्टन धीरे धीरे बिस्तर पर लेट गया और धीरे धीरे चाय की चुस्की लेने लगा। आह, जिंदगी कितनी खूबसूरत है। मैंने कभी कॉफ़ी का स्वाद इतना अच्छा क्यों नहीं जाना। मुझे लगता है कि मेरी स्वाद की भावना आखिरकार वापस आ गई है, एथरिस्टन ने चौंक कर कहा और जोर से बेल्ट छोड़ने से पहले उसने 3 और घूंट लिए। आखिरकार उसने क्विन की ओर देखा जो उसे घूर रहा था और फिर हंसने लगा और तुरंत उसके हाथों में चांदी की एक लाल गेंद दिखाई दी और धीरे धीरे क्विन की ओर तैरती हुई आई जिसने उसे फिर से उठाने के लिए अपने हाथ नहीं बढ़ाए और बस सावधानी से उसे देखा। मुझे यकीन है कि बेहोश होने के बाद तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। ये वह स्मृति है जो तब हुई थी जब तुम बेहोश थे। मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए, क्विन ने पूछा और उसने अपनी मुट्ठी भींच ली और चांदी की गेंद को नष्ट करने के लिए तैयार हो गया। क्योंकि इसमें तुम्हारे अतीत के बारे में सब कुछ है क्विन, क्योंकि यह तुम्हारे जीवन का वह खोया हुआ हिस्सा है जिसके बारे में तुम कभी नहीं जानते थे, एथरिस्टन ने उत्तर दिया और इस बार गंभीरता से, क्योंकि क्विन की भौहें सिकुड़ गईं खतरनाक तरीके से और चांदी की गेंद को धीरे से अपने माथे पर रखने से पहले उसे पकड़ लिया। कम से कम उसने तुरंत अपने हाथों को धीमा करने से पहले कोशिश तो की। तुम सच में असंभव हो, एथरिस्टन ने अविश्वास में जोर से कहा जब क्विन ने आखिरकार क्रिस्टल को उसके सिर पर रखा। आखिरकार चांदी की गेंद ने क्विन के माथे को छुआ और तुरंत उसके माथे में गायब हो गई। क्विन की आंखें अचानक बंद हो गईं और वह 1 मिनट के लिए वहीं खड़ा रहा, इससे पहले कि उसकी आंखें फिर से चौड़ी हो गईं और वह चारों पैरों पर गिर गया और उसने अपने फेफड़ों को सांस दी। असंभव, क्विन ने जोर से कहा जबकि उसके हाथ बार बार कांप रहे थे। अध्याय 374, माँ। असंभव, क्विन ने कहा और उसकी हथेलियां बार बार कांप रही थीं। ये सच है क्विन, मैं जितनी चीज़ों का पीछा कर रहा था, जितनी ज्यादा शक्ति उतनी ज्यादा क्रूरता। होरोरा को मिटाने के लिए ये सब जरूरी था। मैं अच्छी तरह जानता था कि होरोरा को अकेला नहीं छोड़ा जा सकता और अपने वंश के लोगों को उनके वंश के पीछे चले जाने के डर से मारना कोई समाधान नहीं है और जल्दी या बाद में होरोरा एक बार फिर से उठ खड़ा होगा, शायद तब जब शांति सबसे कमजोर होगी। कुछ तो करना ही होगा और वॉर्ड स्पेस परिवार के मुखिया के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी थी, एथरिस्टन ने भारी आवाज में जोर से कहा। लेकिन मैं ही क्यों, क्विन ने खड़े होते हुए कहा, उसके सिर की नस उभर आई। मुझे होरोरा को बाहर लाना था और इसके लिए मैं जिस एकमात्र व्यक्ति का इस्तेमाल कर सकता था वह मेरा बेटा था। मैंने तुम्हें तकलीफ दी, मैंने तुम्हें यह विश्वास दिलाया कि तुम्हारे 2 और भाई हैं जिन्हें मैं प्यार करता हूं और तुमसे नफरत करता हूं। ये सब तुम्हारे दिल में नफरत का बीज बोने और तुम्हारे वंश को पीछे धकेलने के लिए था। लेकिन तुमने अपनी माँ की वजह से इसकी परवाह नहीं की। तुम्हारी नफरत का बीज बढ़ना बंद हो गया, इसलिए मैंने जानबूझकर उसे दूर कर दिया ताकि वह तुम्हारी सज़ा को छुपा सके और तुम्हारे अंदर नफरत का बीज बढ़ता रहे। और यही बात सच में तय हुई। तुम्हारी नफरत का बीज शक्तिशाली रूप से बढ़ा और तुम्हारी नफरत और वॉर्ड स्पेस परिवार को नष्ट करने की कसम खिल उठी। जब तुम ये के लिए निकले तो मैंने तुम्हें पूरे रास्ते देखा और जानबूझकर कुछ नहीं कहा और तुम्हें बस ऐसे ही छोड़ दिया। तुम अतीत से छुटकारा पाना चाहते थे, लेकिन मैं जानता हूं कि यह असंभव है। अतीत का सामना करना होगा या समय बीतने के साथ यह और भी शक्तिशाली रूप से बढ़ेगा। और यही बिल्कुल ज़रूरी था तुम्हारी नफरत के बीज को और मजबूत बनाने के लिए, एथरिस्टन ने जवाब दिया और कॉफ़ी का एक और घूंट लिया। तुम ओल्ड मैन के बारे में भी जानते थे।
क्विन ने पूछा। एथरिस्टन के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अचानक अपने हाथों को आपस में ताली बजाई, जिससे उसके बगल में जगह का खालीपन पागलपन से हिल गया और ओल्ड मैन मैंग बाहर निकल आया। ओल्ड मैन मैंग, क्विन ने चौंक कर पूछा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे माफ कर देंगे यंग मास्टर क्विन, उस आदमी ने जवाब दिया और क्विन को झुककर प्रणाम किया, जिसका जबड़ा चौड़ा ओ बन गया। मैं ही हूँ जिसने ओल्ड मैन मैंग को तुम्हारी ताकत बढ़ाने में मदद करने के लिए भेजा था। होरोरा को तभी जगाया जा सकता है जब तुम ताकत के एक निश्चित स्तर तक पहुंच जाओ, और अगर हम बस तुम्हारे स्वाभाविक रूप से उस तक पहुंचने का इंतजार करें तो इसमें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। इसलिए मैंने ओल्ड मैन को तुम्हें तेजी से बढ़ने और होरोरा को जल्दी से जगाने में मदद करने के लिए भेजा, एथरिस्टन ने कहा। क्विन ने अपने दांत भींचे, उसके चेहरे पर एक बड़ी नस दिखाई दे रही थी। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे बोर्ड पर किसी तरह का शतरंज का मोहरा हूँ। क्विन गुस्से में दहाड़ उठा, क्योंकि एथरिस्टन ने अपनी कॉफ़ी गिरा दी थी। तुम एक बहुत ज़रूरी शतरंज का मोहरा थे क्विन। होरोरा के जागने के कारण हम अपने कितने लोगों को मार सकते हैं? हम कब तक डर में जी सकते हैं? जल्दी या बाद में होरोरा प्रकट होगा और आप किसी से भी बेहतर जानते हैं उसका क्रोध। ये वॉर्ड स्पेस परिवार को जमीन पर गिरा देगा, और मुझे इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? अगर कल वॉर्ड स्पेस परिवार राख में मिल जाता है तो मैं इसका जश्न मनाऊंगा, क्विन ने जवाब दिया, जबकि एथरिस्टन की आंखें बार बार कांप रही थीं। क्योंकि तुम सच में स्पेस डेमन वंश के 99% से बने हो सकते हो, लेकिन तुम्हारे पास वॉर्ड स्पेस परिवार का 1% बचा है, और तुम मेरे इकलौते बेटे हो। खून पीढ़ी दर पीढ़ी बहता है और जिम्मेदारी भी चलती है। मैं जिम्मेदारी नहीं छोड़ सकता, न ही तुम। तुम अकेले नहीं हो जिसने नुकसान महसूस किया क्विन। मैंने भी महसूस किया, और ऐसे तरीकों से जिसे तुम कभी नहीं समझ सकते, एथरिस्टन ने दूर से देखते हुए कहा। पूरे स्थान पर गुस्से की आभा फैल गई, लेकिन आभा के गायब होते ही आदमी ने सांस छोड़ी। क्विन, मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं एक बुरा पिता रहा हूं। मैं जानता हूं कि मैं पिता कहलाने के बिल्कुल भी योग्य नहीं हूं। तुम्हें जीवन और मृत्यु के किनारे पर धकेलना अविश्वसनीय रूप से कठिन है, लेकिन अच्छी तरह जान लो, यह मेरे लिए भी कठिन रहा है। एथरिस्टन ने उत्तर दिया, क्योंकि वे दोनों अपनी तीखी नीली आंखों में देखते रहे। मुझे पता है कि तुम मुझे कभी भी अपने पिता के रूप में स्वीकार नहीं करोगे, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि मैं इसके लायक हूं। लेकिन क्या तुम कम से कम उसे माफ कर सकते हो? एथरिस्टन ने पूछा, जैसे ही दरवाज़ा धीरे धीरे खुला और क्विन की आंखें चौड़ी हो गईं और आंसू की एक बूंद उसकी बाईं आंख से नीचे गिर गई। ये वह था जिसे उसने लगभग 10 वर्षों से नहीं सूंघा था। यह एक ऐसा इत्र था जिसे उसने हर अंतहीन रात को याद रखने की पूरी कोशिश की थी। यह उसके लिए प्रेरणा का एकमात्र स्रोत था कि वह जीना जारी रखे, और जब भी वह उन बाधाओं का सामना करे तो अपनी जगह पर स्थिर रहे। जब भी वह मन से दुखी और फूला हुआ होता, हर बार उसका दिमाग उन सिद्धांतों को समझने की जबरदस्ती कोशिश करने से फटना चाहता था जो उसके स्तर से बहुत दूर थे। वह गंध ही उसका सब कुछ थी। धीरे धीरे क्विन पीछे मुड़ा और आखिरकार उसे वह आकृति दिखी, वह आकृति जिसका चेहरा वह लगभग भूल ही गया था। माँ, माँ, क्विन ने बार बार कांपती आवाज में पूछा, और तुरंत वह गायब हो गई, जैसे उसकी पीठ पर 2 बाहें लिपटी हुई थीं और उसे एक नर्म सीने से लगा लिया गया। क्विन, वह आवाज जिसे वह भूल नहीं पाया था, उसके कानों में गूंजी जब क्विन ने अपने कंधे पर आंसू की बूंदें महसूस कीं। मुझे खेद है कि मुझे इतने करीब होने के बावजूद खो जाने का नाटक करना पड़ा। मुझे खेद है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं था क्विन। आवाज उसके कानों में गूंजी और तुरंत उसके दिल में जो नफरत, गुस्सा और हताशा थी, सब तुरंत ही दूर हो गई, और आंसू बेकाबू होकर बहने लगे। मुझे भी खेद है, मुझे खेद है, मुझे खेद है, क्विन ने जोर से चिल्लाया और पूरा कमरा दर्दनाक रोने की आवाज और खुशी की आवाज से भर गया। अध्याय 375, एक प्यारा परिवार। डाइनिंग रूम में मौजूद लंबी मेज पर सैकड़ों तरह के व्यंजन भरे हुए थे, और मेज पर कोई और नहीं बल्कि पेड़ के आकार के लोग बैठे थे। क्विन, एथरिस्टन और सविता, क्विन की माँ। तीनों लोगों के छोटे से परिवार के एक दूसरे को देखते ही टेबल पर सन्नाटा छा गया। क्विन की नज़रें एथरिस्टन को देखकर घृणा से चौड़ी हो गईं, जिसने अपने द्वारा खाए जा रहे भोजन को देखने की पूरी कोशिश की, जबकि सविता को देखकर नर्म पड़ गया, जिसके चेहरे पर बड़ी मुस्कान थी। ठीक है, मुझे पता था कि मैंने गलत किया, ठीक है, लेकिन अच्छी बात यह है कि अनंत काल तक पूरे परिवार को होरोरा के बारे में कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। अब से परिवार में अनावश्यक मौतें होंगी। मुझे यकीन है कि हमारे पूर्वज अपनी जगह से ऊपर देख रहे होंगे और मेरे अच्छे कामों पर मुस्कुरा रहे होंगे, एथरिस्टन ने कहा, इससे पहले कि उसे एक अविश्वसनीय रूप से तेज खर्राटे ने बाधित किया, जो सर्वनाशकारी तिरस्कार से भरा हुआ था। हाँ, उन्हें वाकई गर्व है कि तुमने अपने पूरे परिवार को शतरंज की बिसात पर एक मोहरे में बदल दिया। हजारों चीजें गलत हो सकती थीं जो ये सुनिश्चित करती कि तुम इस मेज पर अकेले हो और अकेले खा रहे हो। क्विन ने उस पर पलटवार किया। उसने अपने सामने आए कमीने को पिता के रूप में बिल्कुल भी स्वीकार नहीं किया था।
उसे अपने सिर में भला घोंपने से रोकने वाली एकमात्र चीज उसकी माँ थी जो उसके बगल में बैठी थी। तो माँ, तुम पहले कभी पैतृक भूमि पर नहीं गई और नौकरानी के रूप में काम करना सब एक चाल थी? क्विन ने पूछा और सविता ने अपना सिर हिलाया। यह कोई चाल नहीं थी। तुम्हारे पिता ने वास्तव में ये सुनकर मुझे महल से दूर भेज दिया था कि मैं तुमसे गर्भवती हूँ, सविता ने जवाब दिया और एथरिस्टन का सिर टमाटर की तरह लाल हो गया और उसने अपने चांदी के बालों को घसीटते हुए अपना चेहरा ढकने की कोशिश की। छी, लानत है उस पर, क्विन ने अरुचि में अपनी जीभ चटकाते हुए कहा और एथरिस्टन ने व्यंग्यात्मक ढंग से मुस्कुराया। वास्तव में उस कृत्य का खंडन करने का कोई तरीका नहीं था। मुझे सच में लगा कि वे तुम्हें भी मार देंगे, लेकिन जब तुम्हें रिहा किया गया तो मुझे पैतृक भूमि पर भेज दिया गया। मुझे पैतृक भूमि और महल में नहीं ले जाया गया। यहीं पर मैं तुम्हारे पिता से फिर से मिली और उन्होंने उन्हें सब कुछ समझाया। इसे स्वीकार करना बहुत कठिन था, लेकिन उन्होंने वादा किया कि इससे तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, हालांकि तुम्हें कभी कभी कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। और ऐसा नहीं था कि मैं मना भी कर सकती थी, सविता ने दयनीय भाव से कहा। काबूम। जैसे ही क्विन ने एथरिस्टन की ओर देखा, उसकी आंखों से नीली लपटें निकलने लगी। डाइनिंग के आसपास की पूरी हवा तुरंत उड़ गई। लेकिन जोखिम के साथ बहुत बड़ा इनाम भी आया, और वह ये कि भविष्य में कम लोग मरेंगे या सबसे अच्छी स्थिति में पूरा शून्य स्थान नष्ट नहीं होगा। इसलिए यह एक ऐसा बलिदान था जिसे मैं करने को तैयार थी। शुक्र है, सब ठीक रहा और समस्या हल हो गई है, सविता ने क्विन के बालों के साथ खेलते हुए कहा, जिसका कठोर भाव थोड़ा नर्म हो गया। अच्छा, मुझे लगता है कि मेरे सभी पाप क्षमा हो गए हैं, एथरिस्टन ने पिल्ला जैसी आंखों से पूछा, जबकि क्विन ने अपना कांटा पकड़कर अपने मुंह में खाना भरना शुरू करने से पहले ठंडी मुस्कान बिखेरी। अपने सपनों में जब उसने अपना काम पूरा किया तो वह दहाड़ उठा, क्योंकि एथरिस्टन का चेहरा असहाय होकर गिर गया। आह, भूल जाओ क्विन, तुम जानते हो, तुम्हारे पिता बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। एक बार जब उनका कोई लक्ष्य होता है तो वे केवल उसी पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और बाकी सब कुछ अनदेखा कर देते हैं। अब जब उनका लक्ष्य हल हो गया है तो मुझे पूरा यकीन है कि अब वे पूरी तरह से आज़ाद हैं और वे एथरिस्टन में वापस लौट जाएंगे, जिसे मैं बचपन में जानता था, सविता ने एथरिस्टन को देखते हुए जवाब दिया और उसकी आंखें नर्म हो गईं। ये वह बात थी जिसके बारे में क्विन को पता नहीं था, लेकिन वह सविता, जब से वह छोटी थी तब से महल में एक गुलाम थी, एथरिस्टन की उम्र के आसपास। वे दोनों प्रेमी पक्षी थे जो अपनी स्थिति को अनदेखा करने में सक्षम थे, लेकिन उसने देखा था कि कैसे एथरिस्टन धीरे धीरे बदल गया क्योंकि उसे अलेक्जेंडर द्वारा नारकीय प्रशिक्षण दिया गया था। हर बार जब वह महल से बाहर निकलता था तो वह आमतौर पर अपने कपड़ों को चिथड़ों में बदलकर वापस आता था और उसका पूरा शरीर भारी मात्रा में खून से लथपथ होता था। उसकी निजी गुलाम होने के नाते वही थी जिसने उसकी चोटों में उसकी मदद की और ऐसा 20 साल से भी अधिक समय तक हर दिन होता रहा। उसने देखा था कि कैसे उसकी जीवंत मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और वह इतना दृढ़ हो गया कि यह बहुत जहरीला हो गया। एक प्रकार का दृढ़ संकल्प जहां वह मूल रूप से दुनिया को चीरने के लिए तैयार था। ये केवल निर्णय लेने से बना निर्णय नहीं था, यह एक ऐसा निर्णय था जो वर्षों और वर्षों के क्रूर प्रशिक्षण और एक भावनाहीन राक्षस द्वारा जबरदस्ती दिमाग धोने से उत्पन्न हुआ था। अगर वह ईमानदारी से कहे तो एथरिस्टन को अपने भावहीन पिता अलेक्जेंडर के हाथों जो दर्द सहना पड़ा था, उसकी तुलना में क्विन का अनुभव उल्लेख करने लायक नहीं था। लेकिन वह अच्छी तरह जानती थी कि उसने भी बहुत कुछ सहा है। मुझे यकीन है कि तुम जल्द ही अपने पिता को माफ कर दोगी। हम जल्द ही, क्विन ने सविता को मुस्कुराते हुए जवाब दिया और फिर एथरिस्टन को घूरने लगी। तो या ये सच में मुझे छोड़ने जा रही थी जैसा कि तुमने पेश किया था? क्विन ने अचानक पूछा। ये कहना कि वह या के काम से निराश नहीं था झूठ होगा। बेशक उसे गर्व था जब उसके पिता गैलेक्सी रैंक स्टेज पर होने के कारण पवित्र नहीं थे, लेकिन जब उन्हें उसे देना पड़ा और वह भी एक निश्चित नियम के कारण इतनी आसानी से, तो वह ये नहीं कह सकता था कि वह विशेष रूप से प्रेरित था। हाँ, सार्वभौमिक नियम के कारण उन्हें तुम्हें छोड़ना होगा। कोई भी संगठन सार्वभौमिक नियम का उल्लंघन नहीं कर सकता क्योंकि कोई भी संगठन अनंत आकाशगंगा की सभी विश्व शक्तियों के क्रोध का सामना नहीं कर सकता। यही है अवज्ञाकारी की सजा। हालांकि मैं वास्तव में EIA कमांडरों में से एक दिलचस्प व्यक्ति से मिला था जो मुझे तुम्हें ले जाने से रोकना चाहता था। एक EIA ग्रैंड कमांडर, क्विन ने चौंक कर कहा। हाँ, और मेरा एक अच्छा पुराना दोस्त। अध्याय 376। क्विन ने समाचार सुना। कुछ घंटे पहले एक उल्कापिंड भयानक गति से हवा में उड़ गया और वह आकृति कोई और नहीं बल्कि एथरिस्टन थी और उसके कंधे पर बेहोश क्विन थी। एक भयानक मैक 12 गति से आगे बढ़ते हुए उसने अपने आसपास के स्थान को पूरी तरह से चीर दिया और तभी अचानक उसकी आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं और फिर अचानक वह अपने पैरों पर रुक गया। काबूम। अचानक रुकने के कारण पूरे स्थान में एक विशाल शॉकवेव के रूप में एक विनाशकारी लहर उठी। शून्य में खड़े होकर उसकी आंखें सीधे उसके सामने की ओर देख रही थीं,
उसका दिल उसकी पसलियों में हिंसक रूप से धड़क रहा था। और तुम कौन हो? एथरिस्टन ने पूछा, क्योंकि वह अपने दिल में अचानक पनपने वाले डर पर काबू पा रहा था। बहुत समय हो गया है, एथरिस्टन, आवाज गूंजी जो अंतरिक्ष के अंधेरे शून्य से उसे चिल्लाती हुई 1000 प्रताड़ित आत्माओं की तरह लग रही थी। गंदगी जो बहती स्याही की तरह दिख रही थी, उस जगह को घेर रही थी और काले वस्त्रों में लिपटा एक व्यक्ति धीरे धीरे अंतरिक्ष के शून्य से बाहर निकलकर जगहों में फैल रहा था। तुरंत एथरिस्टन 3 कदम पीछे हट गया और उस व्यक्ति से 100 मीटर की दूरी बना ली। उसकी भौहें अभी भी खतरनाक तरीके से सिकुड़ी हुई थीं। वस्त्र पहने व्यक्ति से उसके दिमाग में खतरे की आवाज गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वह आखिरकार तथाकथित मौत के सामने खड़ा था और उसकी मौजूदगी ने उसके खून को धीरे धीरे उसके शरीर में तेजी से घुमाना शुरू कर दिया। उसे और भी ज्यादा होश आया क्योंकि उसकी शून्य आंखें उस व्यक्ति को भेद नहीं पा रही थीं। उसने सिर्फ एक काली चीज देखी जो गैस से बनी हुई लग रही थी। तुम्हारे कंधे पर बैठा वो लड़का। आवाजों की भीड़ उसके कानों में गूंजी और एथरिस्टन की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गईं। वह मेरे साथ आएगा। आवाज एक बार फिर उसके कानों में गूंजी और एथरिस्टन का चेहरा खतरनाक तरीके से सिकुड़ गया और फिर वे तुरंत अपने सामान्य शांत रूप में लौट आए। मुझे बहुत खेद है, मैं अपने बेटे को किसी अजनबी को नहीं दे सकता, एथरिस्टन ने उत्तर दिया। उसकी आवाज में चर्चा के लिए कोई जगह नहीं थी। तो लगता है मुझे उसे जबरदस्ती तुमसे छीनना पड़ेगा, आवाज ने उत्तर दिया और तुरंत एक विशाल डरांती काली बिजली से भरी हुई और विनाशकारी आभा के साथ तुरंत एथरिस्टोन की आंखें सिकुड़ गईं और उनमें दृढ़ संकल्प की चमक चमक उठी। अपने हाथों को बगल की ओर फैलाते हुए क्विन का शरीर पीछे की ओर चला गया, इससे पहले कि वह तुरंत उसी पिंजरे में लिपटा हुआ था जिसमें होरोरा लिपटा हुआ था। क्विन को सफलतापूर्वक सुरक्षित करने के बाद वह अपने शरीर की हड्डियों को तोड़ने से पहले अपने रास्ते में खड़ी आकृति को देखने के लिए पीछे मुड़ा। क्या तुम सच में मुझसे लड़ना चाहते हो? एथरिस्टन ने एक बार फिर पूछा और तुरंत वह आकृति हिल गई। उसके पीछे से काली स्याही का एक सागर बह रहा था क्योंकि उसने अपनी विशाल दरांती को हवा में उठाया, जिसका आकार न्यूनतम 5 मीटर तक पहुंच गया और काली बिजली से भरा हुआ था। मैं तुम्हारा उत्तर हाँ के रूप में लूंगा, एथरिस्टन ने कहा और अविश्वसनीय शक्ति के साथ वह भड़क उठा क्योंकि उसका शरीर तेजी से फैल गया और वह 3 मीटर की ऊंचाई तक पहुंच गया। एक चाल, एथरिस्टन के मुंह से धीरे से आवाज निकली। उसी समय दरांती ने उसके सिर पर सर्वनाशकारी शक्ति से वार किया। दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए एथरिस्टन ने सैकड़ों बिक्री की। जैसे ही उसने अपना सिर घुमाया, उसने अपनी ओर दौड़ती हुई आकृति को देखा और अपना हाथ आगे बढ़ाया। शून्य अंतरिक्ष कला अल्टीमेटम, अंतरिक्ष समय रुकें, एथरिस्टन ने जोर से कहा और तुरंत दरांती जो उसके सिर पर गिर रही थी, वह वस्त्रधारी आकृति जो उसकी ओर दौड़ रही थी, सभी जड़वत हो गए। लेकिन ये केवल 1 सेकंड से भी कम समय तक चला। इससे पहले कि आकृति ने एक कदम और फिर एक और कदम उठाया, समय बीतने के साथ उनकी गति बढ़ती गई। क्या आप मेरी समय रोकने वाली कला को धीमा भी कर सकते हैं? आखिर आप कौन हैं? एथरिस्टन ने जोर से सोचा और वह तुरंत जहां खड़ा था वहां से गायब हो गया और अगले ही पल वह लबादा पहने हुए व्यक्ति के रूप में सामने आ गया। ये सब बेकार है, उसने हवा में फुसफुसाते हुए कहा, इससे पहले कि वह तुरंत आकृति के चारों ओर सिर का आवरण हटाता। और तुरंत ही एथरिस्टन के लंबे बैंगनी बाल झरने की तरह बहने लगे और तुरंत ही उसने अपना बायां हाथ काट दिया और भयानक गति से पीछे की ओर भागा। आकृति से काफी दूर पहुंचकर एथरिस्टन अपने हाथों को देखने के लिए मुड़ा, जो अंतरिक्ष के खाली शून्य में तैर रहे थे और धीरे धीरे कुछ नहीं में विलीन हो रहे थे। वह तुरंत बता सकता था कि अगर उसने अपने हाथ नहीं काटे होते तो वह तुरंत अपने कटे हुए हाथ की तरह गैस में विलीन हो जाता। और धीरे धीरे उसके हाथ में मौजूद दरांती गायब हो गई और वह धीरे धीरे एथरिस्टन की ओर मुड़ी। आकृति को देखते ही एथरिस्टन की आंखें चौंक कर चौड़ी हो गईं। बैंगनी बालों और आंखों वाली एक दुनिया को हिला देने वाली सुंदरता जिसके बीच में एक काली गैस घूम रही थी। सफरिया, एथरिस्टन ने चौंक कर पूछा, जब वह उस महिला को देख रही थी जिसके लाल होंठ एक तरफ मुड़े हुए थे और एक आत्मसंतुष्ट मुस्कान थी। बहुत समय हो गया, बदमाश, महिला ने जवाब दिया, जिससे एक हास्यपूर्ण दृश्य बना कि कोई बहुत छोटा व्यक्ति एक बड़े व्यक्ति को बदमाश कह रहा है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम अभी भी जीवित हो और अब तुम EIA के लिए काम करते हो, एथरिस्टन ने चौंक कर पूछा क्योंकि उसने महिला को पिंजरे की ओर तैरते हुए देखा जहां क्विन का शव पड़ा था। तो ये तुम्हारा बेटा है, वह तुम्हारे जैसा दिखता है, जिद्दी, मासूम भाव के पीछे छिपा हुआ। एथरिस्टन की ओर देखने से पहले सफरिया ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको रुको, तुम EIA की मृत्यु देवी हो, एथरिस्टन ने चौंक कर पूछा और सफरिया ने नाक सिकुड़ी। छी, कितना हास्यास्पद नाम है। बच्चों में से एक ने मुझे बताया कि तुम मेरे घर में घुस आए और मेरे एक बेटे को जबरदस्ती पकड़ लिया। मुझे लगा कि तुम पागल हो गए हो या तुम मरने के लिए तैयार हो। मुझे नहीं पता था कि आखिरकार ये तुम्हारे लिए अच्छा हो गया, सफरिया ने एथरिस्टन को एक संकुचित नज़र से देखते हुए कहा, जबकि एथरिस्टन ने अपने सिर के बैग को खुजलाया और मूर्खतापूर्ण तरीके से मुस्कुराया।
मैंने होरोरा के साथ तुम्हारी लड़ाई देखी है। मुझे कहना होगा कि वह बिल्ली वास्तव में एक मजबूत बिल्ली है और अब मैं समझ गया हूं कि तुम अपनी जिद कहां से लाते हो। मैं तुम्हारे पारिवारिक मुद्दों में हस्तक्षेप नहीं करूंगा और उसे अभी तुम्हारे साथ रहने दूंगा, सफरिया ने कहा और एथरिस्टन के चेहरे पर एक अविश्वसनीय रूप से प्यारी मुस्कान दिखाई दी। तुम अच्छी तरह से जानते हो कि अगर उसके शरीर पर एक बाल भी घायल हो जाए तो क्या होगा, है न? उसने पूछा और एथरिस्टन की आंखें तुरंत केंद्रित हो गईं। तुम उसे वापस ले जाओगे? उसने अनुमान लगाया। नहीं, मैं तुम्हारा सिर लेने आऊंगी, उसने पिंजरे को एथरिस्टन की ओर धकेलने और चलने से पहले जवाब दिया। सफरिया, शायद अब समय आ गया है कि तुम भी चीजों को सुधारने की कोशिश करो, एथरिस्टन ने कहा, लेकिन वह पीछे नहीं मुड़ी और जल्द ही अंतरिक्ष के खाली शून्य में गायब हो गई। एथरिस्टन तेजी से नीचे की ओर बढ़ रहा था, लेकिन वह जिस महिला से मिला था उसका ख्याल उसके दिमाग में घूम रहा था, क्योंकि वह उन दोनों की पिछली कहानी के बारे में सोच रहा था। वे दोनों बहुत कम उम्र में मिले थे, प्रतिभाशाली और स्वतंत्र थे। लेकिन जीवन हमेशा वैसा नहीं होता जैसा कोई चाहता है। जीवन ने उसे, खुशमिजाज और चंचल व्यक्ति को, अतुलनीय रूप से ठंडा और खलनायक बना दिया, यहाँ तक कि एक लक्ष्य के लिए अपने पूरे परिवार की जान जोखिम में डाल दी। बस यही जीवन का तरीका है। लेकिन शुक्र है कि वह जोखिम पर काबू पाने और जीत हासिल करने में सक्षम था। लेकिन ऐसा उसके बचपन के दोस्त के लिए नहीं कहा जा सकता था, जिसे मौत के रास्ते पर जाने के लिए मजबूर किया गया था। उसने सोचा था कि वह मर जाएगी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वह उससे ज्यादा मजबूत थी और यहाँ तक कि बच भी गई। फिर भी इसमें कोई मदद नहीं की जा सकती थी। वह अब मौत का प्राणी बन गई है जो केवल छाया और शून्यता के खालीपन में भटक सकती है। दूसरी दुनिया की तरह मजबूत, लेकिन अतुलनीय रूप से अकेली। उसके हाथों में बस इतनी सारी जिंदगियां थीं कि वह कभी भी एक बार फिर से सामान्य जीवन जीने के बारे में नहीं सोच सकती थी। ये कहा जा सकता है कि वह बिना वापसी के रास्ते पर बहुत दूर निकल गई थी। जीवन, तुम क्या हो सच में? कमजोर लोग हर समय मजबूत होने के लिए प्रार्थना और संघर्ष करते हैं, लेकिन मजबूत लोग असहाय और पूरी तरह से खो जाते हैं। यह एक अंतहीन चक्र है जिसे कभी नहीं तोड़ा जा सकता, चाहे कोई व्यक्ति कितना भी कमजोर या मजबूत क्यों न हो, एथरिस्टन ने सोचा और अनजाने में उसने शरीर को अपनी मुट्ठी में कसकर पकड़ लिया और तेजी से नीले ग्रह के पास पहुंच गया। लगता है कि यह वास्तव में अपने शिष्यों को नहीं छोड़ता है, एथरिस्टन की कहानी सुनने के बाद क्विन ने कहा, जब वे सभी हंसे और अपना भोजन जारी रखा। और तभी क्विन ने आखिरकार अपना ध्यान अपनी घड़ी की ओर लगाया। अब तक लगभग 4 महीने हो चुके थे जब उसने आखिरी बार अपनी घड़ी को छुआ था। उसे पहले से ही काफ़ी सारी सूचनाएं मिल जानी चाहिए थीं, और सच में सैकड़ों सूचनाएं थीं, मुख्य रूप से एआई में विभिन्न लड़कियों की। लेकिन उनके बीच सबसे ऊपर एक संदेश था जो दूसरे के विपरीत लाल रंग में अंकित था। ज़ेरा से एआई, क्विन ने सोचा, क्योंकि उसने संदेश पर क्लिक करने से पहले संपर्क जानकारी देखी। और धीरे धीरे समाचार पढ़ते हुए उसके हाथ जो उसके मुंह की ओर बढ़ रहे थे, अपने आप ही अंतरिक्ष में लटक गए और उसके जबड़े जमीन पर गिर गए। उसकी अभिव्यक्ति तेजी से बदल रही थी, इससे पहले कि वह अचानक डाइनिंग चेयर से कूद पड़े, क्योंकि उसके माता पिता ने उसे चिंतित रूप से देखा। एआई से अपंग और इस्तीफा, असंभव, क्विन ने अविश्वास में जोर से चिल्लाया और तुरंत उसने सम्मानपूर्वक झुकने से पहले अपने पिता और माँ दोनों की ओर ध्यान दिया। एक महत्वपूर्ण स्थिति आ गई है। मुझे खेद है कि मैं आपके साथ दिन पूरा नहीं कर पाऊंगा। हालांकि मैं निश्चित रूप से अपनी माँ के स्वादिष्ट खाना पकाने को मिस नहीं करूंगा, क्विन ने कहा और उसने कुछ खाना टेबल पर रख दिया और जल्दी से कमरे से बाहर भाग गया। देर मत करना, ठीक है? क्विन ने दरवाज़ा बंद करने से पहले एक अविश्वसनीय रूप से सुंदर मुस्कान के साथ एक वास्तविक शरीर दिया और शून्यता की आवाज़ सुनाई दी। लेकिन बाहर निकलते ही उसका चेहरा पूरी तरह बदल गया, क्योंकि वह लगातार बड़बड़ाते हुए सीढ़ियों से नीचे उतरा। असंभव, यह असंभव है। अध्याय 377, ड्रैगन का घर। एक एथस्टन का महल, दूसरी मंजिल। बूम! बेडरूम का दरवाजा जोर से लात मारकर खोला गया जब एक युवा व्यक्ति चांदी के बालों के साथ गुस्से में अंदर आया। उसके माथे की नसें उभर आईं और वह बिस्तर पर गिर गया। उसका सिर तकिए पर जा लगा, लेकिन तकिया अपना काम नहीं कर पाया, क्योंकि युवक ने उसे पकड़कर छत पर फेंक दिया और तुरंत बूम! तकिया झाग की झड़ी में बदल गया जो कमरे में चारों ओर फैल गया और धीरे धीरे चांदी के बालों वाले युवा व्यक्ति पर बरसने लगा। शिट! क्विन ने अपने दांतों की दरारों से कहा, जैसे ही उसकी गर्दन मुड़ी और उसने खिड़की की ओर देखा। चांद की चांदी जैसी रोशनी उसके चेहरे को रोशन कर रही थी और धीरे धीरे उसकी अभिव्यक्ति शांत हुई और फिर उदासी में बदल गई। जीवन, ये वास्तव में एक नरक का खेल है, क्विन ने असहाय होकर खुद से सोचा। चूंकि वह ज़ेरास के अपंग होने और इसलिए एआई से सेवानिवृत्त होने की खबर सुनने के बाद घर से चला गया था, वह तुरंत एआई के पास वापस गया ताकि वह अच्छी तरह से पता लगा सके कि वास्तव में क्या हुआ था और साथ ही ज़ेरास से भी मिल सके, चाहे वह कहीं भी हो। लेकिन एआई ने उसे कोई भी जानकारी देने से इनकार कर दिया।
उन्होंने कहा कि जिस मिशन के कारण जेरास अपंग हो गया था वह एक बहुत ही गोपनीय मिशन था जिसे उजागर नहीं किया जा सकता था। जब उसने जेरास से मिलने और उससे सीधे सच सुनने के लिए कहा तो उन्होंने कहा कि जेरास की स्थिति भी उजागर नहीं की जा सकती, क्योंकि उसने अपने जीवन के शेष 3 साल शांति से जीने का विकल्प चुना था और वह पिछली घटनाओं से परेशान नहीं हो सकता था। 3 साल, क्विन ने दांतों को भींचते हुए कहा, जबकि उसने बिस्तर के कपड़े को लगभग फाड़ते हुए पकड़ रखा था। यह एक दुखद समाचार था। उसने कभी इसकी उम्मीद नहीं की थी। उसने जेरास के मरने की ऐसी संभावना के बारे में कभी सोचा भी नहीं था। अपंग होने और अपने जीवन का सार चूस लेने से मरना और जीने के लिए केवल 3 साल और वह भी अभी अपने परिवार से फिर से मिला। क्विन कह सकता था कि यह उसके जीवन का सबसे अच्छा समय और सबसे अच्छी बात थी। उसके सारे बुरे सपने तुरंत मिट गए और अब वह वॉर्डस्पेस परिवार का भावी मुखिया था। लेकिन जब उसके साथ अच्छी बात हो रही थी तो उसके प्यारे दोस्त के साथ ठीक इसके विपरीत हो रहा था। काश मुझे मदद मिल पाती जेरास, मुझे माफ करें, क्विन ने फुसफुसाते हुए कहा और अपनी आंखें बंद कर लीं और थकावट से सो गया। उसकी आंखों से आंसू की बूंदें बहकर मल पर गिर गईं। एक विशाल अंतरिक्ष यान जिस पर सुनहरे ड्रैगन का प्रतीक बना हुआ था, अंतरिक्ष के शून्य में तेजी से आगे बढ़ा। इसकी मात्र गति ने खाली शून्य में वर्महोल बनाए और अंतरिक्ष यान तुरंत उसमें प्रवेश कर गया। और ये तुरंत उस जगह से लगभग 50 किलोमीटर दूर दिखाई दिया जहां ये पहले था। अंतरिक्ष यान के अंदर चालक की सीट के अलावा एक छोटा सा हॉल मौजूद था जिसमें एक आयताकार सोफा और एक कांच की मेज थी और सीट पर एक दूसरे के सामने 2 आकृतियां बैठी थीं। एक लंबे सुनहरे बालों और चमकदार सुनहरी आंखों वाला एक मांसल युवक था। हालांकि वह एक साधारण शर्ट और पतलून पहने हुए था, लेकिन उसकी आभा से ही आम लोगों के कदम थम से जाते थे और उनकी रीढ़ की हड्डी में ठंडक दौड़ जाती थी। दूसरा एक बूढ़ा आदमी था जो गहरे रंग का सूट और आधिकारिक रूप से अच्छी तरह से इस्त्री की गई पतलून पहने हुए था। उसके चेहरे पर एक गहरे रंग की टोपी और एक चश्मा था। वह चुपचाप बैठा हुआ था, अपने दोनों हाथों को अपने हाथों में लिए हुए डंडे पर टिकाए हुए था। उसकी दोनों आंखें बंद थीं। उसकी टोपी उसके चेहरे के ऊपरी हिस्से को ढक रही थी और वह बस चुपचाप अपनी सीट पर बैठा हुआ था और एक भी शब्द नहीं बोल रहा था। उसकी छाती पर कोई भी ईआईए का प्रतीक देख सकता था जो उसे ईआईए अधिकारी के रूप में दर्शाता था। जम्हाई, एक जोरदार जम्हाई की आवाज जो केवल ऊब के कारण हो सकती थी, वोनिक के मुंह से निकली जब वह गहरे रंग की शर्ट पहने हुए आदमी को उबाऊ तरीके से देख रहा था। वोनिक को इस लानत वाली सीट पर बैठे हुए 48 घंटे से अधिक हो गए थे। वह पहले ही लगभग 12 बार सो चुका था और फिर जाग गया और उस आदमी के चेहरे को देखा जो औसत से ऊपर था लेकिन उसके लिए अतुलनीय रूप से बदसूरत था। छी, उन्हें बस मुझे एक उबाऊ आदमी के साथ रखना है। वोनिक ने जोर से सोचा और थक कर सोफे पर वापस आ गया और सांस छोड़ते हुए ऐसा लगा जैसे उसने अभी अभी 1 किलोमीटर दौड़कर आया हो। अचानक वोनिक ने महसूस किया कि अंतरिक्ष यान पूरी तरह से रुकने से पहले बहुत धीमा हो गया था। फम्फ फम्फ फम्फ। वोनिक ने अंतरिक्ष यान में हवा में सांस ली और तुरंत उसकी आंखें चौड़ी हो गईं क्योंकि वह अपने पैरों से उठा और तुरंत पायलट रूम की ओर बढ़ गया। आदमी ने भी अपनी आंखें खोलीं, जिससे एक गहरा प्रकाश चमक उठा और वह भी खड़ा हो गया और अपनी बैठने की स्थिति से उठ गया। मैं आखिरकार घर आ गया हूं, क्विन ने अपने सामने विशाल सुनहरे ग्रह को देखते हुए खुद से कहा। ग्रह का आकार पृथ्वी से 4 गुना से भी ज्यादा था और अंदर से कोई भी विभिन्न पर्वत श्रृंखलाएं देख सकता था और पूरे स्थान पर आकाशीय प्रकाश चमक रहा था। वोनिक ने जोर से सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे अंतरिक्ष यान के दरवाजे की ओर कदम बढ़ाया। आभा की एक सुनहरी नाड़ी धीरे धीरे उसके पूरे शरीर में धड़कने लगी और वह तुरंत आगे बढ़ गया, टूट गया। जब वह कांच को चीरता हुआ अंतरिक्ष यान की नाक पर दिखाई दिया तो कांच तुरंत टुकड़े टुकड़े हो गया। उसके शरीर के चारों ओर सुनहरी आभा उसे अंतरिक्ष के शून्य में कुचले जाने से बचा रही थी। साथ देने के लिए धन्यवाद, अब आप वापस आ सकते हैं, वोनिक ने जवाब दिया, लेकिन इस बार उसका व्यवहार आलसी और उबाऊ वोनिक से पूरी तरह से बदलकर एक अविश्वसनीय रूप से गर्वित वोनिक हो गया था जिसकी आंखों में खुले तौर पर तिरस्कार भरा हुआ था। धीरे धीरे अंतरिक्ष यान वापस जीवन में आया और मुड़ा और तुरंत दूर में गायब हो गया। अंतरिक्ष यान को तेजी से दूर में गायब होते देख बीवर वोनिक ने धीरे धीरे अपनी आंखें उससे हटा लीं और कुछ किलोमीटर दूर विशाल सुनहरे ग्रह को देखा। आखिरकार घर वापस, वोनिक ने सोचा, और अगले ही सेकंड में सुनहरी रोशनी फूट पड़ी जैसे कि एक नया सितारा पैदा हो गया हो। अध्याय 378, ड्रैगन का घर 2। दहाड़। एक शक्तिशाली जानवर जैसी दहाड़ अंतरिक्ष के पूरे शून्य में इतनी शक्ति के साथ उठी कि वह नीचे मौजूद विशाल ग्रह की ओर नीचे की ओर लहरदार हो गई। अब अंतरिक्ष में वोनिक नहीं बल्कि एक विशाल सुनहरा ड्रैगन था जिसके तराजू शक्तिशाली सुनहरी रोशनी से भरे हुए थे। वोनिक की नाक से सफेद बालों का धुआं निकल रहा था क्योंकि उसके 4 पंख उसके पीछे बेतहाशा फड़फड़ा रहे थे, जिससे अंतरिक्ष के चश्मे के टुकड़े आसपास के अंतरिक्ष में जा रहे थे और वह तुरंत तेजी से नीचे की ओर उड़ गया, तेजी से सुनहरे ग्रह के पास पहुंच गया।
सुनहरे ड्रैगन की पूरी ताकत के सामने अंतरिक्ष खुद ही अलग हो गया और जल्द ही यह ग्रह के चारों ओर गुरुत्वाकर्षण ऊर्जा को तेजी से चीरता हुआ उसके समताप मंडल में प्रवेश कर गया। नीचे देखते हुए वोनिक पहले से ही सैकड़ों विशालकाय ड्रैगन को देख सकता था जो ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर बैठे थे। वे अलग अलग आकार और साइज के थे और कुछ के शरीर बहुत बड़े थे जो 100 मीटर से ज्यादा लंबे थे, जबकि कुछ बहुत छोटे थे जो सिर्फ 3 मीटर से थोड़े ज्यादा लंबे थे। उनका रंग बहुत अलग अलग होता है, जिसमें हरा रंग ज्यादातर आबादी को अपने में समेटे हुए है, उसके बाद सफेद रंग और फिर दूसरे अजीब रंग। जन्म के समय ड्रैगन सामान्य हरे रंग के थे और वे अगले 12 सालों तक उसी रंग में रह सकते थे। यह इस बात पर निर्भर करता था कि वे कितना खा पाते हैं, जो उनके विकास कारक का एक बहुत जरूरी घटक है। हरा ड्रैगन पदानुक्रम में सबसे नीचे था और आमतौर पर 10 साल के एक सामान्य इंसान की तरह होता है। उस अवस्था में उनके पास ज्यादा से ज्यादा एक साधारण 7 साल के बच्चे की बुद्धि होती है। वे उस अवस्था में बहुत मूर्ख होते हैं। 10 साल बीत जाने के बाद वे विकसित हो जाते और उनका रंग बदलकर सफ़ेद हो जाता। सफ़ेद ड्रैगन न सिर्फ आम सफ़ेद ड्रैगन से कम 5 गुना ज्यादा मजबूत थे, बल्कि बहुत ज्यादा समझदार भी थे और तभी से उनके पंख दिखने लगे। अगर वे पंख वाले ड्रैगन थे तो बेशक। सफ़ेद ड्रैगन 12 से 20 साल की उम्र तक अपने रूप में रहते हैं। उनकी बुद्धि 19 साल के इंसान के बराबर होती है। 20 साल की उम्र तक पहुंचने और 21 साल के करीब पहुंचने के बाद वे एक बार फिर विकसित होते हैं और इस बार अपने रूप के आधार पर सच्चे ड्रैगन बन जाते हैं। और यहीं पर ज्यादातर ड्रैगन आराम करते हैं। तीसरे विकास के बाद वे फिर कभी विकसित नहीं हुए और सिर्फ बड़े और बड़े होते चले गए। लेकिन वे एक अल्पसंख्यक भी थे जो एक बार फिर विकसित हुए और इस बार वे बड़े होने के बजाय छोटे होते गए, लेकिन वे अपने तीसरे विकास की तुलना में कम से कम 5 गुना ज्यादा शक्तिशाली भी हो गए। इस स्तर पर उनकी ताकत मानव गैलेक्सी रैंक स्टेज से बराबरी कर लेती थी। ड्रैकोनिक नियमों के अनुसार ऊंचे ड्रैगन से ऊपर उड़ना अपमानजनक माना जाता था, लेकिन जब ड्रैगन वोनिक को अपने सिर के ऊपर उड़ते हुए देखते थे तो वे ज्यादा प्रतिक्रिया नहीं करते थे और बस अपने काम पर लौट जाते थे। और ऐसा वोनिक के तराजू के रंग के कारण था। वह एक सुनहरा ड्रैगन था। ड्रैकोनिक जाति के बीच एक खास ड्रैगन। ड्रैकोनिक जाति में अविश्वसनीय रूप से विविध रक्तरेखाएं हैं और इसलिए हजारों अलग अलग प्रजातियां थीं, जिनमें से सभी में अपनी अनूठी विशेषताएं थीं। ड्रैगन इतने घमंडी प्राणी होने के कारण वे निश्चित रूप से किसी का भी सम्मान नहीं करेंगे और अपने रक्तरेखा वर्चस्व को साबित करने की कोशिश करेंगे। और जिनके पास स्पष्ट रक्तरेखा वर्चस्व था उन्हें ड्रैगन अपने नेता के रूप में मानते थे। और कुल मिलाकर ऐसे ड्रैगन थे जिनके रक्तरेखा वर्चस्व दूसरे ड्रैगन की रक्तरेखा से अतुलनीय रूप से अधिक शक्तिशाली थे। 4 थे: कैस ड्रैगन, गोल्डन ड्रैगन, रेड ड्रैगन और जेड ड्रैगन। उन चारों में से एक सर्वोच्च और पूर्ण राजा था और वह था जेड ड्रैगन। शब्द का वास्तविक अवतार, ताकत। वे सबसे ऊंचे पदानुक्रम में बैठे थे और सभी ड्रैगन के अंतिम राजा थे। राजा के बाद और सबसे वफादार गोल्डन ड्रैगन था जो राजा के सीधे दाहिने हाथ के रूप में काम करता था। वोनिक एक सुनहरा ड्रैगन था और अधिकांश ड्रैगन, यहां तक कि जो अतुलनीय रूप से बड़े थे, जब वह उनके सिर के ऊपर से गुजरा तो कुछ नहीं कहा। ड्रैगन्स के लिए ये ताकत के बारे में नहीं था, ये रक्त की शुद्धता के बारे में था। 2 घंटे से अधिक समय तक उड़ान भरने के बाद क्विन आखिरकार ड्रैगन ग्रह के एक और अलग क्षेत्र में पहुंच गया। एक ऐसा क्षेत्र जिसकी अविश्वसनीय रूप से ऊंची चोटियां बादलों को चीरती हुई दिखाई देती थीं। चोटियों के इर्द गिर्द कोई भी व्यक्ति पहाड़ पर रस्सी की तरह चोटियों के चारों ओर लिपटे हुए विशाल काले ड्रैगन को देख सकता था। उनके गहरे काले तराजू एक अत्यंत शक्तिशाली विनाशकारी आभा से भरे हुए थे, जिसने खुद वोनिक की रीढ़ में भी ठंडक पैदा कर दी। वे अराजक ड्रैगन थे, विनाश का बहुत ही शुद्ध अवतार। सबसे शक्तिशाली ड्रैगन में से एक, अगर ड्रैकोनिक जाति में सबसे शक्तिशाली नहीं, लेकिन उनकी बहुत कम बुद्धि के कारण वे बहुत सीमित थे। और जब वोनिक उनके बीच से गुजरा तो उसने देखा कि वे सभी नींद में थे। सभी वे तभी जागेंगे जब ड्रैगन जाति किसी प्रकार की युद्ध स्थिति का सामना करेगी। तेजी से शून्य चोटियों से गुजरते हुए वह जल्दी से एक और चोटी के सामने आया, एक चोटी जिसका रंग लाल था और यह एक झोपड़ी जैसी बस्ती थी जो पृथ्वी से अलग नहीं थी, सिवाय इसके कि यह अधिक बर्बर थी। वे महिलाएं और पुरुष थे जो घूम रहे थे, उनके लंबे लाल बाल और आंखें छोड़कर वास्तविक मनुष्यों से बिल्कुल अलग नहीं थे और कुछ के शरीर के कुछ हिस्से पर लाल तराजू थे। वह बच्चों को इधर उधर भागते हुए और वयस्कों को अजीब तरह से काम में व्यस्त देख सकता था, मुख्य रूप से खेती, और महिलाएं मुख्य रूप से कपड़े धोती हुई। लाल ड्रैगन दूसरे ड्रैगन से बहुत अलग थे। वे ही एकमात्र ऐसे हैं जो अपने पहले विकास में जल्दी से अपने मानव रूप में पहुंच सकते हैं। एक लाल ड्रैगन 8 वर्ष की आयु तक पहुंचने पर मानव रूप में बदल सकता है, जबकि अन्य ड्रैगन को कम से कम 15 वर्ष की आयु की आवश्यकता होती है। और दूसरी बात, लाल ड्रैगन हमेशा अपने मानव रूप में रहना पसंद करते हैं जब तक कि वे युद्ध में न हों। ऐसा कुछ जो दूसरे ड्रैगन केवल आकार की असुविधाओं और ऊर्जा बचाने के लिए करते हैं।
लाल ड्रैगन हमेशा ऐसा करते हैं और उनका जीवन जीने का तरीका भी अजीब है कि वे दूसरे ड्रैगन की तरह सोते नहीं हैं, बल्कि वास्तव में खेती करते हैं और सामान्य मनुष्यों की तरह जीवन जीते हैं। अब जब वह मानव ग्रह से वापस आ गया था, वोनिक पूरे विश्वास के साथ कह सकता था कि लाल ड्रैगन में किसी न किसी तरह से मनुष्यों का खून जरूर होगा। यहाँ तक कि कुछ बच्चे भी थे जिन्होंने उस पर इशारा किया जब वह उनके पास से उड़ रहा था और वे तेजी से अपने पैरों पर उसका पीछा कर रहे थे, लेकिन वोनिक जल्द ही उन्हें घृणा से सूंघते हुए पीछे छोड़ गया। एक ऐसी जगह जहाँ सुनहरी पर्वत चोटियाँ और हवा में नाचती ऊर्जा की सुनहरी किरणें। अध्याय 379 स्वर्ण सम्राट। एक लंबी पर्वत श्रृंखला जिसमें सैकड़ों सुनहरे रंग के पहाड़ और ऊर्जा के सुनहरे कण हवा की धूल के बीच अराजक ढंग से उड़ रहे थे। दहाड़। वोनिक के मुंह से एक जोरदार दहाड़ निकली जब वह तेजी से सुनहरे ड्रैगन के ऊपर से उड़ रहा था, जिन्होंने चौंककर अपने सिर उठाए हुए थे। स्वर्ण सम्राट का बेटा वापस आ गया है। स्वर्ण सम्राट का बेटा वापस आ गया है। स्वर्ण सम्राट का बेटा वापस आ गया है। ये शब्द हर पर्वत श्रृंखला में मौजूद विभिन्न सुनहरे ड्रैगन द्वारा गाए गए थे। इससे पहले कि वे सभी अचानक अपने पंख फड़फड़ाने लगे और हवा में सीधे खड़े हो गए, सभी सैकड़ों सुनहरे ड्रैगन एक साधारण मार्ग से निकलते हुए जो संयोग से वोनिक के गुजरने वाली जगह से होकर गुजर रहा था। स्वर्ण सम्राट के बेटे की जय हो, ये वाक्य उसी समय वोनिक के कानों में गूंजा, जिसके बाद एक विशाल दहाड़ सुनाई दी जो किसी भी शीर्ष मेटेरो रैंक स्टेज के कान के पर्दे को चीर सकती थी। दहाड़। हवा से आने वाली शॉकवेव वोनिक की ओर बाहर की ओर उठी, जो हवा में मौजूद था, और साथ ही ऊर्जा के सुनहरे कण भी उसकी ओर उमड़ पड़े। तुरंत ऊर्जा के सुनहरे कणों की नदी ने वोनिक को निगल लिया। उसके पूरे सुनहरे तराजू एक अनियंत्रित स्तर तक चमक उठे और अपने पंख फड़फड़ाने की आवश्यकता के बिना वोनिक ऊर्जा के सुनहरे कणों द्वारा आगे की ओर बढ़ गया और शॉकवेव द्वारा बनाई गई धारा पर भी उड़ गया। वोनिक के चेहरे पर एक गर्व भरी मुस्कान दिखाई दी जब उसने अपने नीचे देखा, जहां सैकड़ों ड्रैगन दिखाई दे रहे थे। उनकी आंखों में खुशी और गर्व झलक रहा था। अब उन्होंने जो किया वह एक ड्रैगन द्वारा अपने नेता को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान था, गोल्डन मोत्सी अनुष्ठान। इसका उपयोग उड़ने वाले ड्रैगन को अपने पंखों को आराम देने और बहुत अधिक ऊर्जा का उपयोग किए बिना उड़ने में मदद करने के लिए किया गया था। सभी ने एक साथ दहाड़ते हुए ऊर्जा के सुनहरे कणों को समुद्र की तरह बना दिया, जिसमें वह तैर सकता था और जहां भी वह जा रहा था वहां उसे ले जा सकता था। किसी को ये जानना था कि ड्रैगन अविश्वसनीय रूप से घमंडी और तिरस्कारपूर्ण थे और बहुत कम ही वे मदद करना या मदद स्वीकार करना चुनते थे। लेकिन वोनिक ने मदद स्वीकार कर ली। ये ड्रैगन की भीड़ की ओर से सम्मान का संकेत था, जिनमें से कुछ एक ही पंजे के वार से उसे खत्म कर सकते थे। केवल अब वोनिक को मन की शांति महसूस हुई, अपने आसपास होने का सुकून, घर वापस आने का मन का सुकून। ऊर्जा के सुनहरे कणों ने उसे आगे बढ़ाया और जल्द ही वह चमकते हुए सुनहरे क्रिस्टल से बने एक विशाल सुनहरे महल के सामने पहुंच गया। दहाड़। उसके मुंह से एक दहाड़ निकली जिसने महल के बाहर मौजूद ड्रैगन का ध्यान खींचा, क्योंकि वे सभी उसे अच्छी तरह से देखते थे और फिर तुरंत उनकी आंखें चौंक कर चौड़ी हो जाती थीं। सम्राट का बेटा वापस आ गया है। सम्राट का बेटा वापस आ गया है। ये तुरही बजने की आवाज थी और वोनिक ऊर्जा के सुनहरे कणों से नीचे उतरा, जो गोलाकार रूप में उड़ रहे थे, और फिर जमीन पर उतर गए, जिससे ऊर्जा के सुनहरे कण महल पर बारिश की तरह गिरने लगे, जिससे अनजाने में उनके सुनहरे तराजू थोड़े चमकने लगे। धमाका। वह धीरे से जमीन पर गिरा जैसे ही उसने अपने सामने इकट्ठे हुए लोगों को देखा, और तुरंत उसके अंदर से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और सुनहरी ऊर्जा का एक स्तंभ बन गया जो आसमान तक उड़ गया। और तुरंत वोनिक अपने सामान्य मानव रूप में वापस आ गया। युवा मास्टर वोनिक, युवा मास्टर वोनिक, युवा मास्टर वोनिक। जब वोनिक ने अपने हाथ उठाए और धीरे धीरे महल के प्रवेश द्वार की ओर आगे बढ़ते हुए उन पर हाथ हिलाया, तो कई ड्रैगन से अभिवादन आया। संयोग से सुनहरे शाही वस्त्र पहने दो आकृतियां भी उसी समय बाहर निकलीं। उनके चेहरे पर एक बड़ी मुस्कान थी। एल्डरोरामा, एल्डजोरमा। वोनिक ने अपने सामने खड़े दोनों लोगों का सिर झुकाकर अभिवादन किया। एक दुबला पतला आदमी जिसका आधा और बायां चेहरा सुनहरी ऊर्जा से ढका हुआ था और उसके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान थी, जबकि दूसरी एक बहुत ही खूबसूरत महिला थी जिसके चेहरे पर भी वही सुनहरे तराजू थे, सिवाय इसके कि यह उसके चेहरे के दूसरे आधे और दाएं हिस्से को ढके हुए थे। वर्तमान में उसकी आंखें अविश्वसनीय रूप से चमकीले सुनहरे रंग की रोशनी से चमक रही थीं। वोनिक को वे दोनों याद थे, क्योंकि वे उसके लिए माता पिता की तरह व्यवहार करते थे, क्योंकि उसकी मां की मृत्यु के बाद उसकी देखभाल करने की जिम्मेदारी उसी पर थी। सम्राट तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, वोनिक, उस आदमी ने सिर हिलाते हुए कहा, और वे दोनों वापस मुड़ गए। वोनिक उनके पीछे पीछे चला गया। किसी को भी महल के विशाल हॉल को देखने की उम्मीद हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं था, और सबसे पहले वह लंबे गलियारे के संपर्क में आता है, जिसका फर्श सुनहरे संगमरमर से बना था, जिस पर सुनहरी लकीरें थीं, जो जगह को रोशन करती थीं और दिल की धड़कन की तरह चमकती और मंद होती थीं। दीवारों के चारों ओर अलग अलग पेंटिंग थीं, जिनमें विशाल सुनहरे रंग के ड्रैगन की छवियां थीं, जबकि हॉल के दूसरे हिस्सों में मनुष्यों की मूर्तियां थीं, जो निस्संदेह ड्रैगन थे और अपने सिर पर मुकुट पहने हुए थे।
वोनिक भूल नहीं सकता कि वे 1000 साल बाद भी कौन थे। वे गोल्डन ड्रैगन के अंतिम राजा और उसके प्रत्यक्ष पूर्वज थे। बहुत कम ही ऐसा होता है कि कुछ ड्रैगन अपने दादा दादी से भी मिलते हैं, लेकिन वोनिक पहले सुनहरे ड्रैगन से लेकर उसके वंश तक सभी को जानता था। और जब उसने उनकी कहानियां सुनी तो उसके मन में केवल पूर्ण सम्मान भर गया। सुनहरे मार्ग के अंत में स्थित विशाल सुनहरे हॉल अपने आप खुल गए और वोनिक उन दोनों के पीछे पीछे चला गया। विशाल सिंहासन कक्ष का दृश्य उसकी आंखों में भर गया। छोटे छोटे कदम सुनहरे रंग के मंच तक चढ़ते हुए गए, जिसके चारों ओर सैकड़ों पहरेदार और सेवक खड़े थे। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान खींचा वह थी मंच के सबसे ऊपर खड़े एक आदमी की पीठ। और अंदर घुसते ही वोनिक ने धीरे से मुड़कर देखा तो वह जाना पहचाना चेहरा दिखाई दिया। वह चेहरा जो एक सेकंड के लिए भी बूढ़ा नहीं होता। और तुरंत वह घुटनों के बल बैठ गया, उसकी मुट्ठी उसके दिल पर थी और उसका सिर झुका हुआ था। मैं, वोनिक रूजेवेल्ट, स्वर्ण सम्राट को अपना सम्मान देता हूँ। अध्याय 380, जुनून की वास्तविकता। कदम कदम कदम। पूरे सिंहासन कक्ष में पदचिह्नों की ध्वनि गूंज उठी, क्योंकि वह व्यक्ति धीरे धीरे नीचे की ओर कदम बढ़ा रहा था। उसके नीचे के पत्थर आगे की ओर लहरा रहे थे और एक सुनहरी ऊर्जा पूरे सिंहासन कक्ष में फैल रही थी। वोनिक, मेरे बेटे, उठो, उस व्यक्ति ने कहा कि उसकी कोमल आवाज वोनिक की आंखों में गूंज रही थी। फिर भी सिंहासन कक्ष में खड़े सभी लोगों को पूरे सिंहासन कक्ष के लगातार गूंजने का एक ही भ्रम था। और तुरंत वोनिक अपने पैरों पर खड़ा हो गया। सुनहरी आंखें उन सुनहरी आंखों में देख रही थीं। उसके सामने खड़ा व्यक्ति एक बेहद खूबसूरत व्यक्ति था। वह शायद वोनिक द्वारा देखे गए सबसे खूबसूरत नर ड्रैगन में से एक था और अपने मानव रूप में भी वोनिक कह सकता था कि वह सुंदरता में अपने पिता को हरा सकता है, और वह कोई और नहीं बल्कि ज़ेरास था, वह खूबसूरत शैतान। उसकी सुनहरी आंखें सबसे चमकीली मशालों की तरह थीं, जो एस्ट्रल ब्लू के अवशेषों से बिखरी हुई थीं। अंडाकार आकार का चेहरा और एक अच्छी तरह से लंबा जबड़ा। उसकी काया उसके जैसी ही थी, मांसल, लेकिन हालांकि वह उससे थोड़ा दुबला था। उसके चेहरे का ऊपरी हिस्सा सुनहरे तराजू से ढका हुआ था और उसके हाथों के पीछे सुंदर सुनहरे तराजू थे जो सावधानी से व्यवस्थित थे और उसके सफ़ेद रंग के लंबे आस्तीन वाले कपड़े में फैले हुए थे। उसकी बाहें वोनिक के कंधे पर टिकी हुई थीं, उसे कसकर जकड़ते हुए, और धीरे धीरे उसने अपना सिर वोनिक की ओर बढ़ाया, जिसने भी वही जवाब दिया। 3 सेकंड बाद उनके माथे एक दूसरे को छू गए और उनके सिर पर अचानक एक चमकदार सुनहरी रोशनी खिल उठी, जिसका स्रोत कोई और नहीं बल्कि एक गोलाकार सुनहरा रून था, जिसकी रोशनी कुछ सेकंड के लिए चमकीली हुई और 3 सेकंड बाद मंद हो गई। और वेरनिक ने अपना सिर पीछे किया और अपने बेटे को देखा। उसकी आंखों में गर्व चमक रहा था। यह एक कठिन अभियान रहा होगा, लेकिन मुझे यकीन है कि यह इसके लायक था। ये पिताजी था, ये था, वोनिक ने उत्तर दिया, क्योंकि उसके पिता ने उसे सिंहासन कक्ष में लोगों की भीड़ की ओर घुमाया। मेरा बेटा वापस आ गया है, उसने गर्व से घोषणा की, और तुरंत पूरे स्थान में सुनहरी रोशनी चमक उठी, क्योंकि सभी मानव आकृतियां तुरंत अपने ड्रैगन रूपों में बदल गईं, जिससे विशाल शरीर पूरे स्थान को ढकने लगे। और फिर गर्जना। सिंहासन कक्ष में एक शक्तिशाली विस्फोट हुआ, क्योंकि सभी ड्रैगन ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। वे विशाल थे, वे अविश्वसनीय रूप से मजबूत थे, उनकी मात्र आभा उसे लगभग घुटन दे सकती थी, और उनके दबाव से उसे अपने घुटनों पर गिरने से रोकने वाली एकमात्र चीज उसके कंधे पर टिके हुए सुनहरे हाथ थे, और ऊर्जा के एक अदृश्य अवरोध में उसकी रक्षा कर रहे थे। यही कारण था कि उसे अपने पिता पर बहुत गर्व था। सभी सुनहरे ड्रैगन उसके साथ पूर्ण सम्मान से पेश आते थे, और यह केवल सुनहरे ड्रैगन ही नहीं थे, वह बाकी ड्रैगन के साथ बहुत अच्छे संबंध रखने के लिए जाना जाता था, यहाँ तक कि नींद में सो रहे कैस ड्रैगन के साथ भी। यही बात उसके लिए विस्मयकारी थी, सभी से सम्मान पाने की उसकी क्षमता। आप सभी को पिता और पुत्र की थोड़ी गोपनीयता वाली बातचीत से कोई आपत्ति नहीं होगी, है न? वेरनिक ने कहा, जब सभी ड्रैगन एक बार फिर से अपने मानव रूप में आ गए। सिंहासन कक्ष से बाहर जाने से पहले उसे प्रणाम किया, और कुछ ही मिनटों में कमरे को कसकर घेरने वाले ड्रैगन तुरंत चले गए, जिससे सन्नाटा छा गया। लेकिन सन्नाटा जल्दी ही टूट गया। तुम कमबख्त सांप, तुमने अपने अकेले पिता को यहाँ अकेला छोड़ दिया, बिना किसी को पुकारे। तुम बहुत निर्दयी हो, वेरनिक ने कहा, जब उसके हाथ वोनिक के सिर पर कसकर जकड़े हुए थे और उसने वोनिक के सिर पर अपनी मुक्का मारा, जिसके पैर असहाय होकर हवा में लटक रहे थे। भले ही वोनिक अविश्वसनीय रूप से भारी था, लेकिन कॉस्मिक रैंक के विशेषज्ञ के लिए भी उसे अपने पैरों से उठाना मुश्किल होगा। अपने पिता के लिए वह पूरी तरह से असहाय लड़की थी, जिसका वजन भी कुछ नहीं था। ठीक है, मुझे जाने दो। अरे, तुम सच में मेरी खोपड़ी तोड़ दोगे, बूढ़े आदमी, वोनिक असहाय होकर चिल्लाया जब उसे अपने सिर पर जलन महसूस होने लगी। क्या, बूढ़े आदमी? मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि बूढ़ा आदमी होने का क्या मतलब है। वेरनिक ने ठंडी सांस ली और उसने वोनिक की खोपड़ी पर जोर से दबाव डालना शुरू कर दिया और उसे अपने फेफड़ों से चीखने के लिए कहा। तो क्या मैं अभी भी बूढ़ा आदमी हूँ? वेरनिक ने एक आत्मसंतुष्ट भाव से पूछा, जो जवाब से उसके चेहरे से जल्द ही मिट गया। हाँ,
तुम बूढ़े हो, तुम धुंधले हो। तुम कभी नहीं सीखते हो। वेरनिक ने अपनी जीभ चटकाई, इससे पहले कि वह और भी जोर लगाता। आह, वोनिक दर्द में और भी जोर से चिल्लाया। क्या तुम अपने शब्द वापस लोगे? कभी नहीं। अब क्या? अपने सपनों में बूढ़ी माँ? आह आह, जिद्दी बच्चे, तुम जरूर अपनी माँ की तरह हो, वेरनिक ने कहा और उसने जिद्दी ड्रैगन को जमीन पर गिरा दिया, जिससे वोनिक ने अपना बद जमीन पर पटक दिया और अपने फेफड़ों से सांस ली। तुम्हारी माँ की बात करें तो वोनिक, उसे भी तुम्हारी बहुत याद आती है, वेरनिक ने सिंहासन कक्ष के दरवाजे में प्रवेश करते हुए कहा, जो दूसरे कमरे की ओर जाता था, जहां एक महिला की विशाल छवि देखी जा सकती थी। लंबे सुनहरे बालों और आंखों वाली एक महिला, और ऐसी खूबसूरती जो राष्ट्रों को हिला सकती थी। आपका बेटा घर वापस आ गया है, सिएरा, वेरनिक ने फुसफुसाते हुए कहा। जहां वह खड़ा था वहीं खड़ा रहा और अगले 3 मिनट तक चुपचाप उसे देखता रहा, और वोनिक भी उसके पास आ गया और वह भी चुपचाप सुनहरे बालों वाली महिला को देखता रहा जिसे उसकी माँ कहा जाता था। वह उससे कभी नहीं मिला। खबरों के अनुसार उसकी माँ उसे जन्म देते समय मर गई थी। आमतौर पर ड्रैगन और शक्तिशाली होने का मतलब है सैकड़ों पत्नियां रखना, लेकिन उसके पिता एक अलग ड्रैगन थे। अपनी मां की मृत्यु के बाद उन्होंने कोई और पत्नी लेने से इनकार कर दिया, और अपनी पत्नी की मृत्यु को स्वीकार करने के बजाय उनका मानना था कि वोनिक उनकी पत्नी का अवतार थी, और यही कारण था कि वह स्वर्ण सम्राट का बिगड़ा हुआ बच्चा था जो अपने प्यारे बच्चे के बालों पर एक भी बाल को चोट पहुंचाने पर पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देता था। उसके पिता का अपनी मां के प्रति जुनून पागलपन भरा था, और उसने वोनिक को भी यह जुनून दे दिया। और वोनिक को इस बात का पूरा भरोसा था, अगर वह लड़की होती तो उसके पिता शायद उससे शादी कर लेते। ये बेवकूफ़ी और मूर्खतापूर्ण लग रहा था, और उसके पिता जैसे बुद्धिमान ड्रैगन के लिए तो और भी ज्यादा, लेकिन ये जुनून की सच्चाई थी।